भारत में जाति एक मजबूत मसला है और इस वक्त भी देश में जाति को लेकर तमाम तरह की बहसें चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 में 2011 के समय एक जातिगत सर्वेक्षण करवाया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी भी आम नहीं की गई। इसके पीछे क्या कारण थे, वह तो उस समय की सरकार ही बताएगी या उसके नुमाइंदे। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी राहुल की जाति गणना वाली बात से बहुत ही दबाव में आई लगती थी, लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी काट खोज ली है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि एक रहेंगे, यानी हिंदू अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। इस मसले पर मैं बात करूंगा अवनीश पीएन शर्मा जी से। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही आईसीसीआर के सलाहकार भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। जी, योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में बयान दिया कि हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसको कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जाति जनगणना के काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को एक फार्मूला दे दिया है। किस तरह देख रहे हैं इस बयान को? बिल्कुल, मैं इस बयान पर भी आऊंगा, राहुल जी के जाति पर भी आऊंगा, लेकिन योगी जी के इस बात के कितने मायने, किन किन रूप, रंग और छंदों में लिया गया है, डिकोड किया गया है, ये आप जानते हैं बेहतर। लेकिन मैं जरा उनकी पहली जो लाइन है कि हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जरा इस पर एक सकारात्मक दृष्टि डालते हुए मैं एक प्रयास करता हूं कि साहब ये बताइए, एक तरफ जहां ये बात होती है कि जब एक कोई खास वर्ग इकट्ठा होकर सड़क पर निकल जाता है तो वो दंगाई हो जाता है, उसका व्यवहार हिंसक हो जाता है, वो अराजक हो जाता है। जनरल अवधारणा यही है, सामान्य अवधारणा यही है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी सनातन और हिंदुत्व के उस विशेष गुण को कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहने के बाद वो विध्वंसक नहीं होंगे, अराजक नहीं होंगे, तो इतनी, मैं तो इसको इस संदर्भ में देखता हूं। उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कही ना कि बटेंगे तो कटेंगे, साहब ये न किसी नरेटिव का काट है, न राहुल गांधी जी की जाति अभियान की काट है, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये यथार्थ है, ये सच है। और कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, जिस हेमंता बिश्वा शर्मा जी को, मैं रिसेंट 2 मुख्यमंत्रियों का आमने सामने जरा मैं रख लेता हूं, यहाँ तुलना नहीं है व्यालोक जी, लेकिन आप एक तरफ हेमंता बिश्वा शर्मा जिस असम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां की डेमोग्राफी बदली जा चुकी है और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर रोने की लगभग स्थिति में आकर ये कह रहा है, ये विलाप कर रहा है, अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है कि अरे साहब हम खत्म हो जाएंगे, असम में हिंदू खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद वो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए संवैधानिक दायरे में जो जो उनके पास उपाय हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी, सर 25 करोड़ के लगभग आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर पूरे भारत के पतीली का चावल पक गया है तो उत्तर प्रदेश को निकाल के वो एक चावल उठाइए और दबा लीजिए, पूरे भारत की तासीर पता लग जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई काट नहीं खोजी है, जातीय जो खोज करने पर निकले हैं भारतीय राजनीति के नए वास्को डिगामा साहब राहुल गांधी जी, तो कतई नहीं, ये उसकी काट नहीं है, ये यथार्थ है। चिंतन इस पर होना चाहिए कि एक एग्रेसिव छवि वाले जो कि एक धर्मगुरु भी हैं, योग पथ से राजपथ का उन्होंने सफर पूरा किया है, वहां भी संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, और वो ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे भारत के हिंदुओं का, और मैं तो भारत से बाहर भी, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आप नहीं भूल सकते, हिंदू हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाहर यूरोप में आप देखिए किस तरीके से इंटरनेशनल थ्रेट हैं। आप जो है खालिस्तानी अलगाववादी मानसिकताओं के साथ आप कनाडा में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यथार्थ बोला है। पहली लाइन में नेक, एक और नेक, यह बताता है कि सनातन हिंदुत्व
कितना ज्यादा सहनशील है, और जब इकट्ठा होता है तो वो सकारात्मक रूप से व्यवहार करता है, वो हिंसक नहीं होता। और दूसरा, उन्होंने यथार्थ रखा है। रही बात राहुल गांधी जी की, देखिए साहब, दिक्कत क्या होती है कि एक बड़ा, मैं आम एक प्रचलन वाली भाषा में कहूंगा, जिसको आप कह सकते हैं कि देशज में, आपको पता है जब किसी दो व्यक्तियों में होता है बहस, और किसी ने किसी के गांव का नाम पूछ लिया कि बताओ गांव कहाँ है, तो सामने वाला पलट कर उसके पिता का नाम पूछ लेता है। राहुल गांधी ने जाति भारत की पूछने की बात की और लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे उनका धर्म पूछ लिया गया तो पहला जवाब उनकी तरफ से आना बनता है, लगातार बनता है, और तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो ये कोई काट वाट नहीं है। मैं ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। और एक चीज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं अंतिम एक बात कह दूं। देखिए, बहुत सारे लोग लगते हैं कंपेयर करने लखनऊ को दिल्ली से लखनऊ को, और क्या क्या। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार साहब, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक दायित्व और अधिकार, मैं दायित्व और अधिकार दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग कर रहा हूं व्यालोक जी, वह राज्य में यानी राज्य की सरकारों में निहित होते हैं। ऐसे में अपने अपने राज्य की स्थितियों के हिसाब से चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने तरीके के काम करते हैं, और काम के ही आधार पर व्यक्ति का मौखिक वाचन भी होता है ना, बोल भी वही होते हैं जो काम होते हैं। अराजक काम है तो अराजक बोल भी होता है। अगर विकास के लिए काम है तो फिर वो बात भी विकास की निकलेगी जी। तो अगर कहीं ये कहा जा रहा हो कि साहब बड़ा नैरेटिव जो दिल्ली से नहीं काट पाया गया राहुल गांधी का, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने काट खोज लिया है। और एक चीज और, मैं इस बात से भी नकारता हूं कि जातीय जनगणना को लेके भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत प्रेशर में है। गृह मंत्री पहले ही बोल चुके हैं, और गृह मंत्री कोई कार्यकर्ता नहीं है बिना दायित्व के, वो एक मंत्रालय देखते हैं, वो भी गृह मंत्रालय देखते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब समय आएगा तब इस पर केंद्रीय स्तर पर लेगी, लेकिन राज्यों के स्तर पर इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं जो राज्यों के अधिकार में है। तो ये कहीं ये नहीं देखना चाहिए कि दिल्ली ने काट नहीं खोज पाया, इसको ऐसे भी देखा गया है, इसलिए मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ जी। व्यालोक जी, एक आपने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया गया कि ये कोई काट नहीं है, ये एक सच्चाई है। चलिए उस पर तो अलग से बात होगी, लेकिन एक परसेप्शन के लेवल पर यह बात तो तय मानिए कि भाजपा बैकफुट पर है जातिगत समीकरणों को लेकर। ये एक नैरेटिव तो बन रहा है, क्योंकि भाजपा की यूपी में जो भी बम्पर जीत हुई है वो उसको सामाजिक समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग कहती है। और राहुल के या कांग्रेस के इस पूरे दांव से वहां पर थोड़ी बेचैनी तो थी ही इसको, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कोई काट नहीं है। और दिल्ली और लखनऊ का, वो खैर हमारा इरादा भी नहीं था। लेकिन जैसे अभी एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक नियुक्ति को लेकर भी हुआ कि उस व्यक्ति के बारे में भी ऐसी ही बातें हुई कि भाई ये दबाव का नतीजा है, बीजेपी भयंकर दबाव में है, या फिर जिस तरह से बीजेपी कुछ फैसलों पर बैकफुट पर जा रही है। इन सब को देखते हुए मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी में इस बात को लेकर खासी बेचैनी है और वो इसका हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी तौर पर भी ये उनके लिए भारी पड़ेगा। जब तक हिंदू ने एक होकर वोट दिया बीजेपी जीतती रही, अब अगर वो जातियों में बटेगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे बयान को? बिल्कुल व्यालोक जी, आपकी दोनों बातें सही हैं अपने अपने संदर्भ में। आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जो पूरा विमर्श आया है, जातीय जनगणना के बहाने आया है, इस पर क्या कैसे काम कर रही है। तो साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है, केंद्र की सरकार में है ना। तो सरकार में जब जो पार्टी होती है तो उसको नारेबाजी, धरना, अनशन, प्रदर्शन, नरेटिव बिल्डिंग, इसके जरिए मामलों को हल करने की बजाय वो तो काम की टेबल पे बैठी हुई है। इसीलिए मैंने अभी पीछे कहा आपसे कि जब यही प्रश्न गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया बीते दिनों, तो उन्होंने ये कहा कि जब समय आएगा तो हम उचित निर्णय लेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय सत्ताधारी पार्टी है, वह इस पर काम कर रही है अगर इसकी आवश्यकता है तो। मैं यहां कह रहा हूं। दूसरी चीज, आपने एक नियुक्ति के बहाने ये कहा कि यू टर्न, इससे पहले की एक बातचीत में हमने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था
कि अगर सबसे बड़ा यू टर्न है तो सबसे मजबूत वाले मोदी ने लिया 2019 से 2024 के बीच में किसान बिल। तो यहाँ पर क्या है कि पहले जिस तरीके से बजट को देखा जाता था, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ रेफरेंस एक उदाहरण उठा रहा हूँ कि साहब बजट में क्या होता था पहले, हमारी मीडिया क्या खबरें बनाती थी, बिंदी आलता लिपस्टिक हुए सस्ते, गैस स्टील के बर्तन हुए महंगे, सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू हमेशा की तरह तो महंगे होते ही रहे। साहब देखिए, चीजों को अगर इस तरीके से देखा जाएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार कम से कम अपने स्टाइल में ये दिखाया है आलोक जी कि उन्होंने जब जो उचित निर्णय हुआ है, भले वो एक कदम पीछे आना पड़ा हो, सरकारों की फाइलें बदलती हैं साहब, ये ऐसी बात थोड़ी ना कि शायरी का मंच थोड़ी ना कि वहां पर एक लाइन जो बोल दी गई, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर राहुल गांधी या विपक्ष के मौखिक शोर, नारेबाजी, भ्रम की स्थिति, अफवाहें, इसके बजाय काम की टेबल पर बैठी हुई जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर उसके वो काम से निकल के आएगा। आप देख लीजिए, एसटी एससी पर सुप्रीम कोर्ट का आया था ना डायरेक्शन, फैसला नहीं था, उन्होंने सरकारों पर छोड़ दिया जी, और मैं उसे सराहनीय फैसला कहता हूं। ये उचित समय नहीं है। जब आपके यहाँ कोई चुनाव हो, मैं आपके बिहार या एक लोकसभा चुनाव में ही ऐसा हुआ था संभवतः, या बिहार में हुआ था, जब मोहन भागवत जी ने लगभग वही कहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन चुनावी रूप से कहा गया कि घाटा हो गया भारतीय जनता पार्टी का ऐन चुनाव के बीच में इस तरह की बात करने पर। तो कई बार ऐसा होता है, ये राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय आखिर राजनीतिक पार्टियों से चुन के गए नुमाइंदे ही करते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक वजहों से कोई फैसले नहीं लिए जाते। मैं देखिए, इतनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल होती है साहब, क्यों नहीं होती है, राजनीतिक हित देखकर, क्योंकि वो पार्टी, भाई आप मूल रूप से एक गवैये को जो सुर का साधक हो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दे और कहें कि साहब ये अपने आवास परिसर में गुनगुना भी नहीं, गुनगुना कैसे दिए डीएम साहब, भाई बेसिकली वो सिंगर है। तो एक राजनीतिक पार्टी ही सत्ता में जब पहुंचती है तो सरकारी अमले का हिस्सा होती है, तो राजनीतिक वजह से फैसले आगे पीछे होते हैं। अनुकूल समय नहीं है, उन्होंने फैसले नहीं लिए, उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया जी, तो मुझे नहीं लगता कि, और उम्मीद भी यही की जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में है वो भी नारेबाजी करके नैरेटिव तोड़ने लगे, उससे ऐसी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए आलोक जी। आप काम की जगह पे हैं, तीसरी बार आपको सरकार दिया है, आप एक एक करके सारे मसले हल करिए, जो सामने आ रहे हैं उनको भी हल करिए, तो वहां से काम दिखने की उम्मीद है, बयान नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमसे बात की, थैंक यू वेरी मच।